Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study the most important topic of English grammar. The name of the topic is voice. It means active voice and passive voice. यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस, जिसमें हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आइए सबसे पहले हम जाने ये दोनों वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा तब। और एक चीज और, कॉपी किताब लेके बैठना, जो चीजें डाउट्स हो उनको नोट करते जाना, तब मजा पाओगे इस वीडियो का। ध्यान से देखें एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब हुआ सब्जेक्ट हेडेड सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट को महत्व ज्यादा दिया हो, अर्थात हम कहते हैं ना कर्ता प्रधान वाक्य। क्या बोलते हैं? कर्ता प्रधान वाक्य। और पैसिव वॉइस क्या होता है? ये होता है कर्म प्रधान वाक्य, यानी कि कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस और कर्म प्रधान वाक्य पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम टेंसेस पढ़ चुके हैं, टेंसेस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उसके भी जब हम बंटवारा करते हैं तो फिर 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसों का जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। पहला चीज आप ये दिमाग में रखेंगे। तो उन्हीं एक्टिव वॉइस को हम ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे आज पैसिव वॉइस में। तो हमने बताया कि जो 12 सेंटेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, उसके सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो यानी कि उनमें कर्ता की प्रधानता होती है। आप सेंटेंस बनाते होंगे, देखते होंगे, कुछ भी आता है सबसे पहले चलो सब्जेक्ट ढूंढो, कहाँ है, सब्जेक्ट को पहले रखो। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर। उसके बाद लगाते हैं हम लोग मेन वर्ब, और मेन वर्ब की भी अलग अलग फॉर्म, कभी आईएनजी, कभी एसईएस, कभी सेकंड, कभी थर्ड। और मेन वर्ब के बाद लगाते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, बाद में नेगेटिव इंटरोगेटिव सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझते हैं। तो सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानिए। पैसिव का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने बताया कि कर्म प्रधान वाक्य होता है, तो ऑब्जेक्ट हम पहले, बाद में उसको रखते थे, हम पहले रखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान रहे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और उसके बाद मेन वर्ब जो होगा उसका हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये दिमाग में नोट करने वाली चीज है। MB3 यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म परमानेंट लगाना है आपको। उसके बाद हम लगा देते हैं प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। और अगर और भी कुछ बच जाए तो उसको अदर वर्ड्स के रूप में लास्ट में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाई, प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट, ये भी यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पैसिव वॉइस बनाते समय ज्यादातर सेंटेंसों में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन हम कुछ और भी ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई के बजाय इन, विद, एंड जैसे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको करना क्या है? सबसे पहला काम क्या है? जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा उसको क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा काम क्या करना है हमको? ऑब्जेक्ट जो लिखे हैं उसके अनुसार उचित सहायक क्रिया लगाएंगे, यानी उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही सबसे मेन चीज है, हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा काम क्या करना है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हमने पहले ही बताया स्ट्रक्चर मिलेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथा काम क्या करना है भाई? चौथा काम ये है कि प्रीपोजिशन बाई लगाओ, बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना। सब्जेक्ट को किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना। एक उदाहरण से इसको हम कंफर्म करते हैं।
ध्यान से देखिएगा। जैसे एक सेंटेंस यहाँ उसका पैसिव वॉइस दोनों देखेंगे। जैसे ये कहा जाए कि शीला सिंग्स अ सॉन्ग, शीला सिंग्स अ सॉन्ग, यानी शीला एक गीत गाती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि शीला सिंग में एस होता है, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है। हमने बताया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उचित हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट कौन है, शीला, वर्ब कौन है, सिंग्स, ऑब्जेक्ट कौन है, ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग। अब बताएं ए सॉन्ग है तो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर है तो अ सॉन्ग इज। उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग सेंग सन, यानी कि अ सॉन्ग इज संग। और संग के बाद हमने क्या बताया, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट था कौन, शीला, बाई के साथ हम कहां लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये हो गया बाई शीला, अ सॉन्ग इज संग बाई शीला। पहले क्या था, शीला सिंग्स अ सॉन्ग। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक्टिव से पैसिव में जब हम बदलते हैं तो सेंटेंस का भाव नहीं बदलता, सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता है। जैसे शीला गीत गाती है, इसमें क्या कर रहा है, एक गीत गाया जाता है शीला के द्वारा। शीला के द्वारा एक गीत गाया जाता है या शीला एक गीत गाती है, वाक्य के भाव में, वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर बदलते हैं, रखते हैं, तो वहां थोड़ा हमको प्रोनाउन के केस का ध्यान देना होता है। इस सब्जेक्ट जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ तो हमने नॉमिनेटिव केस में थर्ड पर्सन को रखा है, नाउन है कोई कोई, जब वहां प्रोनाउन यूज होगा तो वो प्रोनाउन केस के अनुसार बदल जाएगा। हम जानते हैं ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सभी लोग नॉमिनेटिव केस हैं, सब्जेक्टिव केस हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। तो जब अगर यहाँ आई होगा, जब उसको वहां ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हम। अभी आपको स्क्रीन पर एक सारणी दिखेगा, उसी के अनुसार हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बदलेंगे तो उसी के अनुसार हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में अदला बदली करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर कोई नाउन आया हो तो उसको तो सेम टू सेम रखते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन आया हो, जैसे सब्जेक्ट के रूप में आई यूज हो जाए तो उसके जगह पर हम मे लगाएंगे, वी हो जाए तो उसको हम जब ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो अस ले जाएंगे। जैसे आई है सब्जेक्ट के रूप में, जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो मी बना देते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ होगा, उसको हम ला रहे होंगे सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो पुनः आई बना देंगे। ये दोनों तरफ से होता है, ये एरो दिख रहा होगा आपको, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। वी को चेंज करते हैं अस में, और अगर अस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी में। यू को यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम होता है इसका। ही को हिम में, और अगर हिम है तो उसको जब सब्जेक्ट रूप में लाएंगे तो ही बना देते हैं। सी का हर होता है, और हर अगर होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो पैसिव वॉइस में वो सी बन जाएगा। फिर से इट और इट में भी कोई चेंजिंग नहीं होता, ये नाउन के जैसे व्यवहार करता है। दे को देम में चेंज कर दे, और देम अगर होगा तो उसको अगर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप केवल एक्टिव से पैसिव ही सीखें, आपको पैसिव से एक्टिव भी सीखना है, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए भी हमको जानना है। इससे महत्वपूर्ण दो चीजें नीचे हैं। हु अगर आ जाएगा तो उसको हम हुम में चेंज कर देंगे, हु को हुम में, और अगर हुम आया हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में और अगर पैसिव बनाए तो उसको पुनः हुम में। अगर कोई भी नाउन, हमने सबसे पहले यही बताया कि कोई भी नाउन आएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, केवल उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन बाई तो सबके साथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमने मेंशन कर दिया है कोई भी नाउन आएगा तो हम उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं। तो ये सारे विशेष रूप से आप ध्यान से देख लेंगे कि इसमें कैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंजिंग कैसे होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम किन किन टेंसों का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। हमने पहले बताया
कि कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? तो 12। कुल 12 टेंस में से केवल कुल 12 टेंस में से केवल 8 टेंस का पैसिव बनता है। 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। यानी कि जो टेंस होते हैं 12, उसमें से केवल 8 टेंस का ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। किन किन टेंसों का बनाते हैं? ये 3 पार्ट में हमने क्यों किया? क्योंकि आप आसानी से ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर की बात होगी। प्रेजेंट टेंस में 3 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। हम जानते हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 पार्ट में प्रत्येक टेंस बटा हुआ है। तो सबसे पहले जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है। कंटीन्यूअस में आएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। परफेक्ट में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यानी ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों में से 12 में से केवल 8 का ही पैसिव वॉइस बनता है। किसका किसका बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट का, पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट का, फ्यूचर में केवल इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम बना पाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक टेंसों में कैसे हम उसके टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जो होगा वो किस स्ट्रक्चर में होगा, ये सबसे पहले पहचानना जरूरी है। देखिए, जब इंग्लिश का सेंटेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब में एस या ईएस जुड़ा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस ईएस नहीं रहता है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब में एस ईएस या ऑब्जेक्ट दिखेगा, समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पैसिव बनाने का गुण हमको सीखना है। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आज आप बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पाने वाले हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमने क्या बताया, बेसिक रूल में बताया था। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद उचित सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सही। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते ही इज, एम, आर। पैसिव बनाते समय ध्यान रहे, पैसिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन बाई के साथ सब्जेक्ट। अदर वर्ड्स अगर कुछ होगा तो उसको सबसे लास्ट में। जैसे उदाहरण के द्वारा हम कंफर्म करेंगे, जितना ज्यादा एग्जांपल आप देखेंगे इतना ही कंफर्म होगा। राधा कुक्स फूड एट होम, राधा घर पर खाना बनाती है। अब प्रश्न उठता है ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे हम बताते हैं आपको। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो क्या का जवाब देता है, यानी कि जो व्हाट का रिस्पांस करता है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किसे किसको का जवाब देता है, यानी कि whom को रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राधा खाना बनाती है, तो राधा क्या बनाती है, व्हाट।
तो क्या बनाती है? जवाब दीजिए, खाना। ये फूड जो होगा हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। दे प्ले फुटबॉल डेली, वे लोग डेली फुटबॉल खेलते हैं। तो वे लोग क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन हुआ? फुटबॉल। आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी। अब आप सोच रहे होंगे कि सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर ने बता दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले लो। लास्ट एग्जांपल में देखो, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं किसको पढ़ाता हूं? आपको। मैं किसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं? तो आपको। यानी कि ऑब्जेक्ट कौन हुआ? यू। डबल ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को। बनाते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्या लगाना है? फूड। तो ये क्या हो गया? फूड। और फूड सिंगुलर है कि प्लूरल? जिसको हम काउंट नहीं कर पाते ये सिंगुलर में आता है। तो इज फूड क्या हो गया? इज। फूड के साथ इज। और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? तो कुक्ड। फूड इज कुक्ड बाय राधा है तो राधा। एट होम, हमने कहा जो बच जाएगा उसको लिख देंगे एट होम। ऐसे बनाएंगे हम पैसिव वॉइस। दे प्ले फुटबॉल डेली, वे रोज फुटबॉल खेलते हैं, प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल। और फुटबॉल क्या है भाई? सिंगुलर है कि प्लूरल? ध्यान रहे ये दे प्लूरल था तो एस एस नहीं लगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्लूरल ऑब्जेक्ट के प्लूरल वर्ब का प्रयोग आप करते हैं। फुटबॉल के साथ क्या लगाएंगे? इज। इसीलिए हमने यहाँ दे प्लूरल है, इसको देख के कई बार आर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में जो हम नया ऑब्जेक्ट ला के सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अनुसार करते हैं। फुटबॉल इज प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्ले। फुटबॉल इज प्लेड बाय दे। सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो हमने एक टेबल आपको बताया था कि दे को क्या बना देते हैं? देम बना देते हैं, बाय देम। या ये देखिए आई टीच यू इंग्लिश, हमने कहा इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी। तो इंग्लिश, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम? इंग्लिश। अब बताएं इंग्लिश सिंगुलर है कि प्लूरल? कोई भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर होता है। तो इंग्लिश इज। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। इंग्लिश इज टॉट यू बाय मी। बाय आई है, यहां ले जाएंगे तो क्या बनता है? मे बनता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बन गया क्या? मे। और हमने बताया कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे या whom से रिस्पॉन्ड करने वाला या लिविंग थिंग्स, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या से रिस्पॉन्ड करने वाला या नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ यू को अगर बनाएंगे तो हम जानते हैं यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, यू का यू ही रह जाता है। तो इसलिए यहाँ आएगा क्या बन जाएगा? यू। अब देखें यू क्या है? प्लूरल में काउंट होता है। तो क्या हो जाएगा? यू आर। टीच का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टॉट। यू आर टॉट बाय, यू आर टॉट इंग्लिश। यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। ये आई टू मी बनेगा ही बनेगा। ओके। एक चीज और आप जान लीजिए इस सेंटेंस में, ये जो अदर वर्ड्स के रूप में जो बच रहा है उसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे यू है, अगर हम ये लिखे हैं इंग्लिश इज टॉट बाय मी, यू को बाहर लिखेंगे तो टू यू लिखते हैं, ये ध्यान देंगे। अगर इंग्लिश प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन को छोड़ के अगर जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे तो टू लगा के लिखेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वैसे लिख देंगे जैसे यू आर टॉट बाय मी इंग्लिश, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आइए नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट दिखाई देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसलिए सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है और ऑब्जेक्ट और अगर कुछ और भी अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा तो उसको रहेगा, तो ऐसा बनाएंगे हम। ऑब्जेक्ट पैसिव ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज नॉट लगा देना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। यानी कि हमको अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पैसिव भी नेगेटिव में बनाना। जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे चाहे किसी भी टेंस में, आप दिमाग में रख लेना, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस अगर बनाना है नेगेटिव का तो सही हेल्पिंग वर्ब लगा के नॉट लगा देना है, बाकी प्रोसेस सेम है। उदाहरण से कंफर्म करते हैं, आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। क्या नहीं लिखता हूं? एक पत्र, ऑब्जेक्ट मिला,
क्या का जवाब दे रहा है, व्हाट का रिस्पॉन्ड कर रहा है। आई डू नॉट राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ लेटर। अ लेटर के साथ क्या रखना है, इज ऑन नेगेटिव है तो नॉट, अ लेटर इज नॉट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। अ लेटर इज नॉट रिटन बाई, आई है तो क्या बनाते हैं, मी बनाते हैं। द वॉशरमैन डज नॉट वॉश माई क्लॉथ्स, धोबी मेरे कपड़े नहीं धोता है, क्या नहीं धोता है, मेरे कपड़े। माई क्लॉथ्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा माई क्लॉथ्स, और माई क्लॉथ्स के साथ सिंगुलर है या प्लूरल, क्लॉथ्स ढेर सारे कपड़े हैं। माई क्लॉथ्स आर नॉट, वॉश का थर्ड फॉर्म होता है वॉश, माई क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाई, ये वॉशरमैन आ गया तो क्या करें भाई, नाउन है, सेम टू सेम लिखेंगे, हमने पहले बताया द वॉशरमैन, बाई द वॉशरमैन। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसका एक्टिव से पैसिव बना। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे। इंट्रोगेटिव, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, सेंटेंस के टाइप में पढ़े होंगे। एक होता है यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इंग्लिश में और क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में। और एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंग्लिश का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे व्हाट, हाउ, वेल, वेयर, किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, और जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड कहीं ना कहीं बीच में आता है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव टाइप ए, यस आर नो टाइप, डू डज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस देगा, या सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा उसके बाद डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब पैसिव बनाएंगे हम, तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो पैसिव भी नेगेटिव, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव तो पैसिव भी अफर्मेटिव बनाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो है इस्तेमाल लगा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, उसी को पहले लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल लगाएंगे, एक बार फिर बताना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स कुछ होगा तो, या अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद इस्तेमाल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। यानी कि जब भी पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, कंफर्म है, ऑब्जेक्ट सही से चयन करना है। डू यू रीड नॉवेल, क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो, मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, नॉवेल, और नॉवेल के अनुसार यहाँ सबसे पहले हमको इज एम आर में से क्या लगाना पड़ेगा, इज, और इज के बाद नॉवेल, इज नॉवेल, उसके बाद इज नॉवेल, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म, रीड रेड रीड, यानी कि स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं होता, इज नॉवेल रीड बाय यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इसमें। अगला उदाहरण हमारा, डज ही फ्लाई द काइट, क्या वह पतंग उड़ाता है, क्या वह पतंग उड़ाता है, क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया काइट, तो हम क्या बनाएंगे पैसिव इसका, ऑब्जेक्ट हमारा होगा द काइट, तो सबसे पहले द काइट हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि इज लगाएंगे, यानी कि इज द काइट, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, तो इज द काइट फ्लोन बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगाते हैं, तो हो गया ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, यानी कि इज द काइट फ्लोन बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, व्हाई डू दे मेक अनवाइज इन द क्लास, व्हाई डू दे मेक अनवाइज इन द क्लास, तो वे लोग कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं, तो हम उसमें व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं, क्या से क्वेश्चन करते हैं, क्या मचाते हैं, तो शोर मचाते हैं, अनवाइज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अनवाइज। हमने पहले भी बताया कि इंट्रोगेटिव वर्ड से हमारी कोई दुश्मनी नहीं रहती है पैसिव वॉइस बनाते समय, इसलिए वाई आया है तो जहां वाई है उसको वहीं रहने दो, यानी कि वाई सबसे पहले है, पैसिव में भी वाई को वहीं छोड़ दो, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, अनवाइज के साथ, जब अनवाइज है तो इज, वाई इज अनवाइज, मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाई देम इन द क्लास,
यानी कि वाई इज अनवाइज मेड बाई देम इन द क्लास। अगर उसी सेंटेंस को हम यू ऑब्जेक्ट से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। यू अगर ऑब्जेक्ट हम लाएंगे इधर सबसे पहले, तो ये काम तो हमको हमेशा करना है। हमने पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव वर्ड से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो जहां है वही रहेगा। कभी भी हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर, व्हेन, हाउ, कैसे कुछ भी आ जाए। तो बाय होम के बाद हमको यू के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। पहले इंग्लिश के अनुसार इज लगा था, तो यू के अनुसार आर लगेगा। तो बाय होम आर यू, बाय होम आर यू। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट, TAU GST टाट। बचा क्या, इंग्लिश। जो बचता है उसको लास्ट में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। आज के लिए